नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि जो खबरें आप अखबारों में अक्सर देखते हैं उनके पीछे की क्या खबर है, क्या कुछ हो रहा है। जो कुछ अखबारों में आ रहा है सिर्फ उतना नहीं होता। बिल्कुल, मैं अक्सर इसी तरह से कहता हूं, जो कुछ आंखों से नज़र आ रहा है सिर्फ वहीं तक दुनिया नहीं होती, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। हमारा ये प्रयास है, हमारी कोशिश है मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कि जो कुछ पीछे हो रहा है वो भी आप तक बात पहुंचे और मेरे व्यूअर्स, जो हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के व्यूअर्स हैं, वो आंखें खोल करके ज़िंदगी जिएं और सही पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। आज मेरे साथ हैं वदूद साजिद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और अब से पहले भी मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुत सी कानूनी जो खबरें होती हैं उनके बारे में बता चुके हैं और ये कानून से मुताल्लिक़ जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है उसे काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। अदालतों में क्या कुछ हो रहा है आपको काफ़ी कुछ अखबारों से अंदाज़ होगा। जैसी सरकार और उस सरकार का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ तक है वो नज़र आता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है जिसमें अदालत से मुसलसल इंसाफ में देर होने की वजह से नाउम्मीदी की एक खबर आई है। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ मुल्क के जो डेमोक्रेसी है, जो मुल्क के सतून हैं, उसमें जुडिशरी सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें उस जुडिशरी का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन इस सब एहतराम के बावजूद ऐसी क्या सूरत हो गई कि मुल्क के शहरी अदालतों पर उनसे इंसाफ की उम्मीद छोड़ करके खुद ये जानते हुए कि हम मजलूम हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं रही और अदालत में लिखने पर मजबूर हो गए कि मैं अब इसके लिए डेट्स पर नहीं आ सकती, हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते मुकदमे की। और वो उसी हालत में, मजलूम हालत में, बग़ैर इंसाफ लिए अदालतों से नाउम्मीदी की शक्ल में वो अपने घर वापस जा कर के सुकून से रहना चाहते हैं। आखिर इतनी ख़राबी कैसे हो गई, क्या हुआ? इस सिलसिले में वदूद साजिद साहब मुझे बताएंगे कि आखिर ये जो आप चूँकि अदालत की ख़बरें बहुत सी देखते रहते हैं और एक समाज, देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं उससे एक हमारा इमोशनल टच भी होता है। जो हमारे मुल्क के नागरिक हैं हम उनके साथ हमारी हमदर्दी भी होती है। मज़हब और मसलक और सब चीज़ें छोड़ करके हर इंसान सबसे पहले इंसान है और इंसान के उस इमोशन को बहरहाल समझना चाहिए। और अगर हमारे अंदर वो इमोशन ना हो कि हम मजलूम के साथ खड़े हों और जालिम के ख़िलाफ़ हों, तो मैं समझता हूँ हम इंसान नहीं हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अदालतों से नाउम्मीदी की हालत तक हम पहुँच गए हैं? ये यहाँ तक सफ़र क्यों पहुँचा, क्या हुआ आखिर? देखिए, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और एक बुनियादी नुक्ता मैं आपको बता दूं कि जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ तो किसी भी शहरी को कोई उम्मीद कहीं से भी नहीं होती। इंसाफ की उम्मीद नहीं होती, डिक्टेटर से भी नहीं होती और सब कुछ डिक्टेटर के रहमो करम पर होता है। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, ख़ासतौर पर हमारा मुल्क जिसकी बुनियाद ही डेमोक्रेसी पर खड़ी है, तो वहाँ जो आखिरी उम्मीद होती है, अगर मुल्क आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी डेमोक्रेसी के लिए दी थी, तो अगर हर तरफ से शहरी नाउम्मीद हो जाता है, उसके बावजूद डेमोक्रेसी में एक आखिरी, मतलब परेशान हाल शहरी के लिए जो आखिरी उम्मीद होती है वो अदलिया होती है, जुडिशरी होती है, अदालत होती है, न्यायपालिका होती है। तो अगर न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया, इससे कोई जुडिशल प्रोसेस कोई मजलूम या कोई विक्टिम या कोई मुतासिरा इस हद तक उससे नाउम्मीद हो जाए कि बाकायदा अदालत में तफसील के साथ लिख कर दे दे कि हुजूर इस केस को अब आप देखिए, मेरी बच्ची को जिसने मारा आप उसको सज़ा देना चाहें, ये किस केस की बात कर रहे हैं आप जरा बताइए जी। और अब मैं इसमें ज़्यादा केस में मैं नहीं लड़ सकती, पैरवी नहीं कर सकते। मैं जिक्र कर रहा हूँ 2004 में गुजरात में एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें एक लड़की, नौजवान लड़की 18-19 साल की इशरत जहाँ भी मारी गई थी। जी, उसकी तस्वीरें अभी तक हमारे जहन में और बाकायदा कई स्टेजेस पर ये शवाहिद आ गए हैं, प्राइमा फेसाई भी। और उस वक्त किसकी हुकूमत थी? नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जी।
और अमित शाह जो आज हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो वहाँ के नायब वज़ीर दाखिला थे जी। स्टेट के। तो कई स्टेजेस पर ये बात सामने आई है और बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत से इंक्वायरी रिपोर्टों ने, कमीशंस ने ये तस्लीम किया है कि इट वाज एन स्टेज्ड इनकाउंटर, ये फर्जी इनकाउंटर था। तो पिछले 15 साल से ये केस चल रहा है अदालत में। जी। अभी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक ख़बर सामने आई है। इशरत जहाँ की जो वालदा है शमीमा कौसर, दरअसल बुनियादी तौर पर वही कंप्लेनेंट है, उसी ने केस किया है, वही शिकायत कुनिंदा है बुनियादी तौर पर। उसकी शिकायत पर ही फिर ये केस आगे बढ़ा और सीबीआई तक पहुंचा। अब सीबीआई इस केस की तहकीकात में मामूर है, वो इसकी तहकीकात कर रही है। गोया ये केस सरकार लड़ रही है, लेकिन जो असल शिकायत कुनिंदा है उसकी जिम्मेदारी इससे वो अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाता, उसको बराबर कोर्ट जाना होता है। तो पिछले 15 साल से ये परेशान हाल औरत, जिसका पूरा ख़ानदान इस वक्त, उसे कोर्ट भी जाना होता है और अपना वकील भी रखना होता है। कोर्ट भी जाना होता है, अपना वकील भी रखना होता है। ये बहुत खतरनाक, बहुत ही महंगा प्रोसेस है। इशरत जहाँ की जो वालदा है शमीमा कौसर, उनके वकील हैं शमशाद पठान। उन्होंने बाकायदा एक 9 पेज का एक लेटर, एक दरख्वास्त जज साहब को दी है जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज हैं, और उसमें पहली सतर से आखिरी सतर तक पढ़ने के लायक है, और जो पूरा लेटर पढ़ लेगा वो रोए बगैर नहीं रहेगा। और अफसोस की बात यह है कि उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि अगर कोई गैर मुल्की आदमी पढ़ ले तो वो ये नतीजा अख्ज़ किए बगैर नहीं रहेगा कि देयर इज़ नो मोर डेमोक्रेसी इन इंडिया, देयर इज़ नो मोर जुडिशरी इन इंडिया। और आज के ज़माने में तो दुनिया भर में एक साथ चीज़ें पहुँच जाती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारी अदलिया पर से अगर किसी का एतमाद उठ जाए, ख़ासतौर पर विक्टिम का, तो ये अदलिया के लिए बहुत खतरनाक। अच्छा, अब इस लेटर पर उस जज का क्या रिस्पॉन्स है? वो बहुत मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जज साहब ने बगैर किसी जीरा के, जबकि उनको ये चाहिए था कि वो इस लेटर पर उनसे क्लैरिफिकेशन चाहते और पूछते कि क्या ये आपने ही लिखा है, आपके वकील ने आपसे पूछकर लिखा है, आपकी इंस्ट्रक्शन पे लिखा है। चूँकि शमीमा कौसर जो है वो इंग्लिश नहीं जानती, लेटर इंग्लिश में है, तो शमीमा कौसर ने हर जगह फर्स्ट फॉर्म में बात की है, फर्स्ट पर्सन में, कि आई। उन्होंने ये लिखा है कि मेरा एतमाद उठ गया है, मेरी ज़िंदगी शटर्ड हो गई है, मेरी होप नहीं रही है, मैंने आई लॉस्ट माई विल टू फाइट। मैं इस केस को लड़ने का हौसला खो चुकी हूँ। बताइए ये किस हालत से वो गुजरी होगी, तो ये जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ हो और उसके बाद उसको इतने साल 15 साल अदालतों से धक्के खा करके भी इंसाफ ना मिले, तो आखिर हम किस मुल्क में, किस हालत में रह रहे हैं, ये गौर करने की बात है। हर उस शहरी को गौर करने की ज़रूरत है जो इस मुल्क से प्यार करता है, जो इस देश को, राष्ट्रभक्त जिसे कहते हैं, जो पेट्रियोट है, उसे गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे यहाँ कहाँ ऐसी गड़बड़ हुई है कि ये दिन देखने को मिल रहा है कि एक मजलूम 15 साल बाद अदालत से ये कहती है कि मैं हौसला खो बैठी। आखिर आगे उसने, जज ने क्या कहा? जज ने कुछ, आप देखिए कि ये जिम्मेदारी कानून की है और स्टेट की है। जब स्टेट लड़ रहा था इलेक्शन, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि विक्टिम को ये महसूस ना होने दे एट एनी स्टेज कि उसके साथ मजीद जुल्म हो रहा है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और विक्टिम का प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारी है। इससे ये भी अंदाज़ा हुआ कि एक तरफ जहां उसका हौसला ख़त्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ उसको कुछ नादीदा क़ुव्वतें धमका रही हैं, जैसा हमारे मुल्क में होता है। शी इज़ अंडर प्रेशर। अननोन लोग हैं, कुछ अननोन लोग हैं, कुछ गैर देखी अनदेखी ताकतें हैं। उसने ये तक लिखा है कि मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 15 साल में केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। बताइए, शुरू ही नहीं हुआ, गवाही की स्टेज नहीं आई है। तो इस पर तो ऐसे में जज साहब को, उनको मैं जहाँ तक समझता हूँ, कानून की जो कुछ थोड़ी बहुत ही मुझे वो है, जज साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो उसको बुलाते और कहते, पहला सवाल ये करते कि क्या ये आपने लिखा है ये सब, उसको पढ़ के सुनाते कि इस अंग्रेजी का ये मतलब है, आप इसको एंडोर्स करती हैं। फिर ये कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ। फिर उसको ये कहते हैं क्या आपको कोई धमकी दे रहा है, क्या आपको कोई खतरा है जान का। और फिर पुलिस को डायरेक्शन देते, स्टेट को डायरेक्शन देते कि इसका प्रोटेक्शन किया जाए। और ये महाराष्ट्र से यहाँ केस लड़ने आती है,
दिल्ली आती है, गुजरात में। गुजरात आती है। इसको प्रोटेक्शन दिया जाए, इसको आने जाने का ट्रांसपोर्ट प्रदान किया जाए, इसको पैसे दिए जाएं। जी जी जी। कानून में इस बात का बाकायदा सख्ती के साथ प्रोविज़न है कि शिकायत कुनिंदा भले ही विक्टिम से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसको आने और जाने का किराया दिया जाएगा, खाने का पैसा दिया जाएगा। बताइए, वो नहीं दिया जाता। वो तो और वकील का खर्चा उसके सर है, वकील का खर्चा और वकील भी प्राइवेटली। अब ये जज साहब ये करते कि उसको अभी कहते कि अभी तुम एक हफ्ता सोच लो, अगली उस पर आना, मैं इस पे गौर करता हूँ। लेकिन जज साहब ने गौर नहीं किया और फौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये और ये उसी सिस्टम के जज हैं जिस सिस्टम को वो भरोसा नहीं कर रही। उसका तो फर्ज बनता था कि वो जुडिशरी अपने भरोसे को मजीद बढ़ाने के लिए कहते कि नहीं इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे। वो करना चाहिए था। तो रिपोर्टर ने भरोसा बहाल करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई अदालत की तरफ से। ये और घटिया सूरत हाल है। तो रिपोर्टर ने, अखबारात के रिपोर्टर्स ने लिखा कि इट वाज इमीडिएटली एक्सेप्टेड बाय द जज। जज साहब ने इसको फौरन एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। जज साहब को ये चाहिए था अपना वकार बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, न सिर्फ अपनी बल्कि इंस्टीट्यूशन की जुडिशरी की बचाने के लिए कहते हैं कि ये तो डायरेक्ट इंसाफ से अगर उम्मीद उठ जाए किसी विक्टिम की तो वो कैसा मुल्क है। तो उनको चाहिए था कि नहीं मैं इसको इंक्वायरी करा रहा हूँ, देखता हूँ कि आप। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस केस में 11 अक्यूज्ड हैं और 11 के 11 पुलिस वाले हैं और उनमें हाई रैंकिंग पुलिस वाले हैं, जैसे डीजी वंजारा जो स्पेशल इंटेलिजेंस के डीसीपी थे जी उस ज़माने में, वो एनके अमीन और एक और, ये 3 बड़े ऑफिसर, और इनमें से कम 4 ऑफिसर ऐसे हैं जिनका सस्पेंशन रिवोक करके रीइंस्टेट कर लिया गया है और ये लोग जमानत पे बाहर हैं। और उसके बावजूद अदालतों का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं तो कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेना चाहिए और उस औरत को बुला कहना चाहिए कि तुम विक्टिम हो, घबराओ मत। और ये पूरी दुनिया में इसका क्या पैगाम जाएगा कि एक विक्टिम ये कहता है, और उसका पूरा लेटर पढ़िए, उसने क्या टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हैं। यही एक बहुत ख़तरनाक टर्मिनोलॉजी है कि आई हैव लॉस्ट माई विल टू फाइट दिस केस। और ऐसा केस कि जिसकी वजह से उस औरत का पूरा घर तबाह हो गया है, उसके भाई, उसकी बहनें, अब उसकी बहनों का रिश्ता नहीं होता, उसके भाइयों का रिश्ता नहीं होता। कितने लोग कत्ल हुए थे उस फैमिली से? ये इशरत जहाँ एक ही थी जिसका कत्ल हुआ, लेकिन जो इशरत जहाँ का मुजव्वज़ा शौहर था तब तक उसकी शादी नहीं हुई, जो गैर मुस्लिम था और बाद में मुसलमान हो गया था, तो वो केरला से उसका ताल्लुक था, तो उसको भी मारा गया था। 2 और लोग मारे गए थे। तो ऐसे में तो जज साहब को चाहिए था कि उसको पूरे सपोर्ट करते। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई खड़ा हो के विक्टिम ये कहे कि इंसाफ गाहों से कि मुझे इंसाफ पर भरोसा नहीं रहा, तो इंसाफ भी ये कहता है कि ठीक है भाई, भरोसा नहीं रहा तो जाओ। ये टेंडेंसी बहुत ख़राब है। इसमें हाई कोर्ट को, गुजरात हाई कोर्ट को, बम्बई हाई कोर्ट को और हमारी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को सो मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए और हमारी सरकार को लेना चाहिए। उससे हमारी सरकार बदनाम हो रही है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बदनाम हो रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का भरोसा ना उठने दें, खासतौर पे जुडिशरी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने एक बहुत ही अहम नुक्ते पर बात की, और ऐसा अहम नुक्ता कि जिसमें पूरे देश का विश्वास जो जुडिशरी पर होता है उस पर विश्वास टूटता हुआ जो नज़र आ रहा है, और उस पर ना सरकार ना जुडिशरी कोई उसको वापस ये समझाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही कि नहीं, इस मुल्क में कानून बाकी है, कॉन्स्टिट्यूशन पर काम होगा, जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलेगी, ऐसी कोई उम्मीद उसे नहीं दिलाई जाती। और केस को क्लोज़ करने के लिए जज भी फ़ौरन ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल और अनडिज़ायर्ड सिचुएशन है। मैं नहीं समझता कि अनप्रेसिडेंट भी है, इससे पहले कभी मुल्क में नहीं हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।